हेलो, माय नेम इज वरुण। टुडे आई एम टेकिंग द क्लास फ्रॉम आदित्य सिविल सर्विस। और आज का जो क्लास है वो अगेन न्यूज एनालिसिस है। और जो न्यूज एनालिसिस है उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके न्यूज़पेपर में उसको हम लोग देख रहे हैं। तो आज का सबसे बड़ा जो न्यूज है वो है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन एक्सपेंसेस का जो आंकड़ा है उसको बढ़ा दिया है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने और इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये डिमांड किया था कि जो प्रीवियस जो 2014 का जो नंबर है उसको इंक्रीज किया जाए, बिकॉज इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हुआ है, महंगाई भी इंक्रीज हुआ है और पॉपुलेशन भी इटसेल्फ बढ़ा है, तो आपको इलेक्शन एक्सपेंसेस को बढ़ाना चाहिए। तो इसके रिक्वेस्ट पे इलेक्शन कमीशन ने इस एक्सपेंसेस को बढ़ाया है। अब अगर हम देखें तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन दो तरह का इलेक्शन करवाती है, वन इज स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी का और अनदर इज पार्लियामेंट्री का। तो आपका दोनों का एक्सपेंसेस का अलग अलग फिगर है। अगर आप पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखें, लोकसभा का देखें, तो उसका एक्सपेंसेस का पहले का जो टारगेट था वो 75 लाख था, तो उसको अब इंक्रीज करके 95 लाख कर दिया है। और जो छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी था, जो छोटा एरिया था, वहां पे 54 लाख था, उसको बढ़ाकर 75 लाख कर दिया है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस फिगर, फिर से मैं इस फिगर को रिपीट कर देता हूं। जो पहले जो फिगर जो था बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो 75 लाख रुपया था, इसको बढ़ाकर इलेक्शन कमीशन ने 95 लाख कर दिया है। दूसरा जो छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी था उसके लिए 54 लाख रुपया था और उसको बढ़ाकर 75 लाख रुपया कर दिया है। दूसरा जो हुआ है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, विधानसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए क्या है, जो प्रीवियस 2014 का जो फिगर था वो 28 लाख रुपया था, एक मेंबर एक पर्सन अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च कर सकता है, उसको बढ़ाकर 40 लाख कर दिया है। और जहां पर 20 लाख का फिगर था, मतलब स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां 20 लाख का फिगर था उसको इंक्रीज करके 28 लाख रुपीज कर दिया है। ठीक है, बट इसमें ये याद रखना है कि इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं है, इसमें सिर्फ एज ए कैंडिडेट का एक्सपेंसेस इंक्लूड है। देयर इज नॉट इंक्लूड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेंसेस, हियर देयर इज ओनली इंक्लूडमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कैंडिडेचर का जो एक्सपेंसेस है वही इंक्लूड है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है, इट मींस प्राइम मिनिस्टर कैम इन बिग रैलीज, उसका एक्सपेंसेस इसमें ऐड नहीं है। ठीक है, तीसरा जो आज का सबसे बड़ा जो है वो है आपका बैंक को लेकर के, कि बैंक में बहुत ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहा है। ठीक है, इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को किस तरह से ओवरटेक किया जाए, और सरकार की जो वित्तीय स्थिति है ड्यू टू कोविड वो बहुत खराब हो चुका है, और फिर भी हम ग्रोथ, कंट्री को ग्रोथ भी देना है, इसके लिए हमको किस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरह से करना है, इसके लेकर ये आर्टिकल है। तो अगर हम देखें तो बैंक का क्या रोल है, बैंक को मेनली स्टैब्लिश किया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्पज से। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब वित्तीय समावेश, ताकि हर लोगों को बैंकिंग स्ट्रीम में जोड़ा जाए, हर लोगों को बैंकिंग चैनल के थ्रू जोड़ा जाए, उसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया था। अब इस इंक्लूजन करने का टारगेट क्या था कि जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना लाया। इस जनधन योजना का क्या टारगेट था कि हर लोगों को, जितने भी बेनिफिशियरी हैं वो मार्जिनल सेक्टर के लोग हैं, मीडियम सेक्टर के लोग, वो लोग भी वित्तीय समावेश में अपने आप को ऐड कर सके। अगर आप बैंक को देखें तो बैंक को दो भाग में डिवाइड किया गया है, वन इज पब्लिक सेक्टर बैंक, अनदर इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक मींस वो बैंक जो सरकारी बैंक है, जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक मींस जिसमें प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रोल है। फॉर एग्जांपल ये फोटोग्राफ है, सेंट्रल बैंक जो है आपका वो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है, वहीं पे आपका आईसीआईसीआई बैंक जो है वो आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसकी संख्या जो है करीबन 12 है, टोटल 12 है, और उसके जो है 86,000 ब्रांचेस हैं अक्रॉस इंडिया। जो सरकारी बैंकें हैं उनकी संख्या 12 है और उसके जो टोटल ब्रांचेस इंडिया में है वो 86,000 है। बट एट द सेम टाइम जो प्राइवेट बैंक है उसकी संख्या 22 है और उसका जो आपका टोटल ब्रांचेस है वो आपके 28,000 है। ठीक है, 28,000 ही उनके ब्रांचेस हैं। अगर आप देखें तो बैंक का मेन पर्पस क्या रहता है कि आपको लोगों को उधार देना, और लोग जो है अपने मनी को बैंक में जाकर डिपॉजिट कर सके, जमा कर सके। अगर वो जमा करते तो उनके बदले उनको इंटरेस्ट मिलता है, एंड इफ दे आर टेकिंग लोन, क्रेडिट लेते हैं बैंक से, तो उनको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब वो बैंक किसी को लोन देती है, मतलब क्रेडिट देता है, तो उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस तरह का फेस करना पड़ता है? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो है एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है? गैर निष्पादित संपत्तियां। इट मींस वो एसेट, फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से आज मैंने बैंक से लोन लिया, और लोन लेने के 90 डेज, आज लोन लिया, फॉर एग्जांपल मैंने 1 जनवरी को लोन लिया, और उसके 90 डेज इट मींस 30 मार्च जो आ रहा है, उसके
दिन तक मैंने कोई भी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट का नथिंग मैंने पे नहीं किया। जैसे ईएमआई है और उसका मैंने फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ियां ली और गाड़ी का मैं ईएमआई 90 दिन तक पे नहीं कर रहा हूं, तो वो जो अमाउंट है दैट कैम इन द नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर चले जाता है। ठीक है, तो ये जो इंडिया में जो सिचुएशन है, सबसे वर्स्ट क्या है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां जो है, उसका जो अमाउंट जो है वो बढ़ते जा रहा है। इट मींस लोग जो है बैंक से क्रेडिट ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, बट उसको डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये किस तरह का प्रॉब्लम है? अगर ये एनपीए देखें तो अभी जो एनपीए का जो फिगर आरबीआई ने रिलीज किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया, ये जो फिगर है 8.3 लाख करोड़ का है। 8.38 लाख करोड़ का अभी भी हमारे पास एनपीए है, और जो कि ये जो फिगर मैं बता रहा हूं ये बैंक के रिकैपिटलाइजेशन के बाद का फिगर है। मतलब सरकार ने वो पैसा कुछ दिया है बैंकों को, ये फिगर बता रहा हूं, ये फिगर है मतलब सरकार ने बैंकों को जो पैसा दिया उसके बाद भी अभी एनपीए कितना बचा है, तो करीबन 8.38 लाख करोड़ का हमारा एनपीए है। और एनपीए कितने दिन में हो जाता है? अगर आप 90 दिन तक कोई भी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट आप पे नहीं करते हैं तो वो जो अमाउंट होता है वो एनपीए के अंदर आ जाता है, और फिर एनपीए जो है वो सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर आ जाता है और देन अगेन ट्रांसफर इनटू डाउटफुल एसेट। बट एनपीए जो है वो सबसे फर्स्ट टारगेट रहता है। अब ये एनपीए की शुरुआत कब होगी? ये एनपीए का जो शुरुआत हुआ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने का शुरुआत जो हुआ, ये 2008 से स्टार्ट हुआ इंडिया में। ये ज्यादा बूम पकड़ा, क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया 1991 में जाकर अपने आप को एलपीजी रिफॉर्म करता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करता है। बट उसके बाद जो है हम स्टेबल गवर्नमेंट आती है हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जो मनमोहन सिंह की सरकार रहती है वो कंट्री में अच्छी ग्रोथ देती है। बट उस समय यूएस में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्राइसिस आता है, दैट इज नोन एज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अब ये क्राइसिस क्या था, थोड़ा हम लोग जस्ट एक मिनट में इसको समझ लेते हैं कि वहां पर एक कंपनी थी, हाउसिंग कंपनी, दैट इज लहमान ब्रदर। वो जो कंपनी थी वो अपने आप को कोलैप्स कर गया था। उन्होंने बहुत सारे लोगों को हाउसिंग लोन दिया था, बट वो एनपीए हो चुका था। वो लोगों ने लोन को पे नहीं, लोन का जो अमाउंट था उसको पे नहीं कर पाया टाइम पे, तो वो आपका एनपीए हो चुका था। एंड ड्यू टू एनपीए, अब यूएस में इस तरह का इफेक्ट पड़ता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है बैठ जाता है। ठीक है, क्योंकि यूएस की जो मेन बैंक है दैट इज, वहां का जो रिजर्व बैंक है दैट इज फेडरल रिजर्व, वो खुद इटसेल्फ कोलैप्स कर जाता है। तो उसका क्राइसिस जो है इस ग्लोबलाइज्ड कंट्री में, उसका क्राइसिस अक्रॉस इंडिया देखने को मिलता है। ठीक है, अक्रॉस वर्ल्ड देखने को मिलता है। बट इंडिया कहीं ना कहीं उस समय अपने आप को स्थिर रखता है, बट इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इंडिया पे भी पड़ता है। अब इंडिया पे क्या पड़ता है? अगर आप एनपीए को देखें, एनपीए का पिक्चर देखें, ट्रेंड देखें तो किस तरह से वो बढ़ रहा है। अगर आप 2008-9 से 2013-14 के बीच में अगर एनपीए देखेंगे तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो था, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां जो थी, ये 5 लाख करोड़ का था। बट अगर आप 2014 से 19 के बीच का जो फिगर देखेंगे, इसमें ये एनपीए जो है ये 18.28 लाख करोड़ का हो चुका है। मतलब टोटल एनपीए जो 2009 से 14 के बीच में था वो 5 लाख करोड़ का हो चुका था, और अभी जो 2019 तक का जो फिगर है वो 18.28 लाख करोड़ का हो चुका है। इट मींस जो एनपीए का जो नंबर है वो 300 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये वे फॉरवर्ड आता है कि सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए एनपीए को ओवरटेक करने के लिए। तो सबसे पहले बैंक को अपना एनपीए होने से बचना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए? क्योंकि बैंक का काम है कि क्रेडिट देना। इफ दे गिव द क्रेडिट देन दे कैन अर्न। ठीक है, वो क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स है और अदर्स नॉर्म्स है कि उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, तभी उनका प्रॉफिटेबिलिटी उनको आएगी। तो गवर्नमेंट को, सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए ताकि एनपीए से ओवरकम किया जाए? सबसे पहला सरकार ने 2016 में एक बिल पास किया, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी एक्ट, कि आप अगर बैंक करप्ट हो चुके हैं तो आप अपने आप को बहुत जल्द उस क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी। दूसरा, सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया कि बैंक को रिकैपिटलाइजेशन करने का काम किया। सरकार ने करीबन 3 लाख करोड़ 2.1 लाख करोड़ रुपीस जो है 2.1 लाख करोड़ रुपीस बैंक के रिकैपिटलाइजेशन के लिए दिया था। ठीक है, कि जो भी सरकारी बैंकें हैं वो एनपीए जिनको हो चुका है इतना अमाउंट, तो वो कुछ सरकार ने उनको पैसा दिया ताकि आप उस एनपीए से निकल पाए। सरकार ने रिकैपिटलाइज किया, पुनः पूंजीकरण किया उस बैंकों को। ठीक है, तीसरा करना सरकार ये कर रही है कि बैंक को प्राइवेटाइज कर रही है। ज्यादातर बैंक को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखें यहां फिगर, अगर आप देखें तो आपका जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो सिर्फ 12 है। ओनली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में। तो ज्यादातर बैंक को प्राइवेटाइज कर रहे हैं
और वहीं पे प्राइवेट सेक्टर 22 बैंक है। और चौथा जो काम हो रहा है वो सबसे बड़ा बैंक को मर्जर करने का काम कर रहा है। सरकार जो है 2-3 बैंकों को, जैसे सिंडिकेट को भी केनरा के साथ मर्ज किया, बहुत सारे बैंकों को मर्ज करने का काम कर रहा है ताकि उनका एनपीए कम हो पाए ये चीज। तो फिर से मैं बता देता हूं क्या क्या स्टेप सरकार को लेना चाहिए। गवर्नमेंट को स्टेप जो लेना चाहिए, सबसे पहले आईबीसी, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी एक्ट लाया, उसको इन्फोर्स करे बहुत अच्छे तरीके से। तीसरा है कि बैंक को रिकैपिटलाइज करना पड़ेगा, कि सरकार को बैंकों को पुनः पूंजीकरण करना पड़ेगा। अब पुनः पूंजीकरण किस तरह से होगा कि जैसे सरकार ने 2.1 लाख करोड़ रुपया बैंक को दिया कि आप अपने आप को फिर से स्टैब्लिश कर सके। तीसरा जो सरकार को करना चाहिए दैट इज प्राइवेटाइजेशन, मतलब ज्यादातर बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब यह कि सरकार जो है अपना शेयर जो है वो 51% जो बैंक में शेयर है, इससे घट करके वो 26% अपना बैंक में शेयर अपना बेचना चाहे सरकार, कि सरकार का जो बैंक में जो शेयर है, जो भी मेजोरिटी पब्लिक सेक्टर बैंक है, वहां पे सरकार का जो शेयर है वो 51% है, उसको हमको कम करके 26% करना है। और उसके लिए हमको अमेंडमेंट करना, बैंकिंग लॉ में अमेंडमेंट करना होगा। और चौथा, बैंक को मर्ज करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बैंकों को सरकार ने भी मर्ज किया था, जैसे सिंडिकेट को केनरा के साथ मर्ज किया, ऐसे बहुत, पंजाब नेशनल बैंक को मर्ज किया, ऐसे करके बैंक को मर्ज करने की जरूरत है। अगर आप देखें इंडिया में बैंक का क्या है, तो इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो 12 है, मतलब सरकारी बैंकें जो है वो 12 है, प्राइवेट बैंकें जो है वो 22 है, फॉरेन बैंक जो है वो आपका 86 है, वहीं पर आपका अर्बन बैंक है वो 1200, अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक है दैट इज 1525 बैंक है, और वो रूरल बैंक है, ग्रामीण बैंक है वो 86,000 ग्रामीण बैंक है। और इंडिया में 2 लाख के करीब एटीएम्स है। इतना रहने के बाद भी हमारा एनपीए बहुत ज्यादा है, मतलब हमने बैंकों का नंबर आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने बढ़ाया है, बट एट द सेम टाइम अभी सरकार को करीबन 28 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है ताकि हम इंडिया के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को मैनेज कर सके। ठीक है, हमको अभी 28 लाख करोड़ की नीड है ताकि हम एनपीए से ओवरकम आ पाए, बाईपास कर पाए एनपीए को, और लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन की ओर हम ला सके। तो डेफिनेटली सरकार को और आरबीआई को भी इस तरह के स्टेप्स लेने होंगे ताकि वो बैंकिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। ठीक है, कि अगर आप देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक का नंबर घटते जा रहा है, बट एट द सेम टाइम रूरल बैंक जो है उनका नंबर बढ़ते जा रहा है। बट ये जो है ये रूरल बैंक, ये स्टेट के कंट्रोल में है, और स्टेट के पास इतने पैसे नहीं है, इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टेट के पास नहीं है कि वो उसको रिकैपिटलाइज कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर से मिलेंगे फॉर द न्यू वीडियो, और आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर यूजफुल इट। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस कोऑपरेशन।